अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस का टॉपिक शुरू किया था और उसमें मैंने आपको इस स्लाइड तक हम पहुंचे थे जहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स जो होते हैं डिराइव्ड क्लासेस में वो किस ऑर्डर में कॉल होते हैं उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो हमने डिस्कस किया था और उसकी मैंने एक छोटी सी एग्जांपल भी आपको दी थी। अभी उसी टॉपिक को वहीं से ही रिकैप करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। और हमने वहाँ बात की थी कि if we want to instantiate an object, so instantiating the derived class objects जो होता है, जब हम किसी derived class का object बनाते हैं तो फिर हमने कहा था उसके नतीजे में होता क्या है कि उसके नतीजे में चेन ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल्स चलती हैं। डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक करता है बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली, दोनों तरीके से। एक्सप्लिसिटली कह भी सकता है, उसकी अपनी कमांड्स हैं, और इम्प्लिसिटली भी कॉल होता है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे देखें तो हमारे पास जो अगर तो यहाँ पे मुख्तलिफ क्लास हायरार्की हो, ये क्लास है, ये इसको नीचे एक ये क्लास इनहेरिट कर रही है और उसको एक और क्लास इनहेरिट कर रही है और लेट्स से इसको एक चौथी क्लास इनहेरिट कर रही है। तो हमारे पास सुपर क्लास ए है, फिर उसके नीचे बी है, फिर सी बी को इनहेरिट कर रही है और डी है। तो अगर आपने डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ओ बी जे के नाम से, तो उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ कॉल होगा और वो साथ ही साथ इसको कॉल करेगा, इसका कंस्ट्रक्टर भी, फिर बी का भी, फिर ए का भी। ठीक है ना जी, ये बात उसने की है। बेस क्लास ऑफ द इनहेरिटेंस हायरार्की, लास्ट कंस्ट्रक्टर कॉल इन चेन। ठीक है ना जी। तो बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर हमने कहा था ये आखिरी कंस्ट्रक्टर है जो कॉल होता है। यानी पहले यहाँ से आप यहाँ जाते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, फिर इससे यहाँ, फिर यहाँ, और ये आखिरी होता है। और इट्स द फर्स्ट कंस्ट्रक्टर बॉडी टू फिनिश एग्जीक्यूटिंग। मतलब ये कि जब यहाँ आपने कंस्ट्रक्टर में इसके घुसे तो इसकी बॉडी से आपने फौरन इसको कॉल किया, फिर उससे आपने बी के कॉल को कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और बी से ए का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, लेकिन उसकी बॉडी पूरी चलेगी और ये फिनिश हो जाएगा कंस्ट्रक्टर। तो ये वापस लौटेगा इस कंस्ट्रक्टर में, फिर इसकी बॉडी फिनिश होगी, फिर वो लौटेगा इधर, फिर इसकी बॉडी फिनिश होगी इस कंस्ट्रक्टर की, और फिर फाइनली इसकी बॉडी फाइनली कंस्ट्रक्टर की चल के फिनिश हो जाएगी। ठीक है ना जी। एंड इनिशियलाइजिंग द डाटा मेंबर्स, तो ईच बेस क्लास कंस्ट्रक्टर जो है वो अपने अपने डाटा को इनिशियलाइज साथ साथ करता रहेगा और जो कोई उसको इनहेरिट किया होगा डिराइव्ड क्लासेस के जो है डिराइव्ड क्लासेस ने भी। डिस्ट्रॉइंग अगर हमारी ऑब्जेक्ट है तो इस पर भी मैंने बात की थी कि डिस्ट्रक्टर कॉल्स कैसी होंगी। तो चेन कंस्ट्रक्टर कॉल्स जो होती है उसके रिवर्स ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर चेन होता है। यानी डिस्ट्रक्टर ऑफ द डिराइव्ड क्लास कॉल्ड इज फर्स्ट, फिर डिस्ट्रक्टर ऑफ द नेक्स्ट बेस क्लास अप द हायरार्की एंड कंटिन्यू अप द हायरार्की अंटिल द फाइनल बेस इज रीच। और जब फाइनल बेस रीच हो जाता है तो हमने फिर ये बात की थी लास्ट टाइम कि द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम मेमोरी। मतलब क्या कि सबसे पहले इसका डिस्ट्रक्टर चलेगा तो इस ऑब्जेक्ट ने जो इस क्लास के रेलेवेंट मेमोरी थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यानी इसके अपने वेरिएबल जो इनिशियलाइज हुए विद डेटा मेंबर्स, वो ये पोर्शन डिस्ट्रॉय होगा मेमोरी से। फिर वो इसका डिस्ट्रक्टर सी का डिस्ट्रक्टर कॉल करेगा, तो सी की जो है ना जो हिस्सा है जो मेमोरी में पड़ा है, जो सी के अपने मेंबर्स हैं, सी के डेटा मेंबर्स हैं क्लास के, या जो चीज़ें भी हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है ना जी। और उसके बाद फिर फाइनली आपका बी जो है उस पर वो जाएगा और उधर डिस्ट्रक्टर जो है उसके मेमोरी को जो है ना डिस्ट्रॉय कर देगा, जो भी बी के मेंबर्स डेटा मेंबर्स वगैरह होंगे उस क्लास के। तो अगर इफ़ यू सी यहाँ से हम जो है ना चलते हैं, पहले ये हिस्सा, फिर ये थोड़ा सा ये हिस्सा डिस्ट्रॉय हुआ, फिर ये हिस्सा डिस्ट्रॉय हुआ, और फाइनली जब आपका ए पे आता है वो, तो इसका डिस्ट्रक्टर भी चलता है और वहाँ पे उसकी मेमोरी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फाइनली ये बड़ा जो अहाता है ये इस जो है ना आपके पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इस पूरे ऑब्जेक्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, तो जो है इस ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका मेमोरी से रिमूव हो जाता है। ठीक है ना जी। क्योंकि ये ओबीजे जो आपने क्रिएट किया था डी क्लास का ऑब्जेक्ट, तो इसमें इन चारों क्लासेस के जनाब आपके मेंबर्स के जो है ना कॉपीज बनी हुई हैं। ठीक है ना जी। तो जब चारों की बनी हुई हैं तो इट मीन्स कि फिर जनाब आप
जब आपका डिस्ट्रक्टर चलता है तो वो सारों की मेमोरी को फिर डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन जिस तरतीब में करेगा वो तरतीब असल में आपको यहाँ पे समझाना मकसूद है। और असल तरतीब क्या है कि सबसे पहले आप जो है जो डी क्लास है उसकी, फिर सी क्लास है, फिर बी क्लास है आपकी, और फिर ए क्लास जो है इसकी डिस्ट्रक्शन होती है। तो बहरहाल ये लास्ट टाइम हमने ये बातें की थी। अब आ जाते हैं हमारे पास, जो हमने लास्ट टाइम एक बात और भी की थी कि हमारे पास मुख्तलिफ एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं और क्लास में। मसलन अगर ये क्लास हायरार्की है, ये क्लास ए है, इसको इनहेरिट कर रही है क्लास बी और इसको इनहेरिट कर रही है क्लास सी। तो अगर आपने इसके, हमारे पास 3 स्पेसिफायर्स होते हैं, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स, पब्लिक और जो है ना प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड का मतलब हमने कहा था कि इसको, जो मेंबर प्रोटेक्टेड होगा उसको हमने प्रोटेक्ट करना है आउटसाइड द वर्ल्ड से, यानी आउटसाइड वर्ल्ड में आपके पास मेन वगैरह आ जाता है प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो इसको इनहेरिट कर रहा है, मसलन इधर अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है, मिसाल इंट ए, और वो प्रोटेक्टेड आपने उसके ऊपर लिख दिया है, सेक्शन में लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इस ए को बी क्लास के अंदर बैठ के आप आउटसाइड द ए क्लास एक्सेस कर सकते हैं। इसको आप सी में भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली सी बी को इनहेरिट कर रहा है और बी ए को इनहेरिट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सी ए को भी इनहेरिट कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, तो वो इसको एक्सेस कर सकता है बिकॉज इट इज़ प्रोटेक्टेड। लेकिन अगर ये ए आपका पब्लिक या प्राइवेट होता, लेट्स से, तो प्राइवेट का मतलब ये होता है कि फिर इस क्लास के अंदर ही सिर्फ इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी इसके जो मेंबर फंक्शन है वो सिर्फ इस ए को एक्सेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज़ प्राइवेट। और पब्लिक तो मेरा ख्याल है बताने की जरूरत नहीं है। पब्लिक का मतलब यह है कि अगर एक यहाँ चीज़ पब्लिक डिक्लेयर्ड है तो ये क्लासेस भी इसको एक्सेस कर सकती हैं, ए भी, और आउटसाइड द मेन, यानी आउटसाइड फंक्शन कोई मेन भी इसको जो है ना पब्लिक एंटिटी को जो है आपकी एक्सेस कर सकता है, मेन भी या कोई एनी अदर फंक्शन भी आपके एक्सेस जो है कर सकता है। तो प्रोटेक्टेड का एक्सेस स्पेसिफायर जो है ना, उसमें उसने लिखा है कि इट्स कैन बी एक्सेस्ड बाय द मेंबर फंक्शन और इन इट्स ओन क्लास और इन एनी क्लास डिराइव्ड फ्रॉम इट्स ओन क्लास। तो जितनी भी डिराइव क्लासेस हैं, ए से मसलन बी है, सी है, तो इन सब से ये एक्सेस हो सकता है। बट इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द फंक्शन आउटसाइड दिस क्लास सच इज मेन। तो यहाँ पे अब ये प्रोटेक्टेड अगर है ए, तो इसको आप मेन से फिर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। अगर तो ये प्रोटेक्टेड है ए, तो फिर ये मेन से भी एक्सेसिबल नहीं, सिर्फ फिर ये बी और सी से एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है जी। बस ये फ़र्क है थोड़ा सा इन तीनों में। लेकिन मोरल क्या है? मोरल ये है कि इफ़ यू वांट और इफ़ यू आर राइटिंग ए क्लास दैट यू सस्पेक्ट माइट बी यूज्ड, एक ऐसी क्लास जो कि बाद में आप समझते हैं कि एनी फ्यूचर में वो यूज़ होगी एज अ बेस क्लास फॉर अदर क्लासेस, यानी कि आपके मॉडल में एक क्लास है जो फर्दर रिफाइन होगी, उसकी फर्दर रिफाइनमेंट आएगी, स्पेशलाइजेशन आएगी। देखें ना, इनहेरिटेंस हायरार्की में आप जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन की तरफ दे रहे हैं। कि लास्ट लेक्चर में वो शेप क्लास की बात की थी, आगे भी करेंगे कि शेप है तो डिराइव्ड में 2 डायमेंशनल स्पेस है, 3 डायमेंशनल है, फिर उसकी फर्दर डिराइव्ड में 2 डायमेंशनल में आ जाती हैं आपकी सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। तो इस तरह तो आप मोर स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मोर स्पेशलाइज हो रहे होते हैं जब आप डिराइव क्लास में जाते हैं। तो अगर आपको कल कला को ये शक हो या ख्याल हो या आपका इम्कान हो सॉफ्टवेयर में कि भाई इसमें कल कला को एक स्पेशलाइज क्लास और भी ऐड हो सकती है, ठीक है ना जी, तो फिर आपको उसको इनहेरिटेंस रेडी बनाना होगा। और इनहेरिटेंस रेडी अगर आपने किसी क्लास को बनाना है तो उसके लिए जो है ना आपके पास जो है ना फिर ये प्रोटेक्टेड का कीवर्ड है, क्योंकि प्रोटेक्टेड ये इंश्योर करेगा जब भी आप किसी क्लास में एहतियातन किसी वेरिएबल को प्रोटेक्टेड रख लेंगे, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल कला को अगर इनहेरिटेंस हायरार्की में कोई नई क्लास बन गई, लेट्स से यहाँ पर, ठीक है ना जी, डी क्लास, और वो भी इस ए को एक्सेस कर इनहेरिट करेगी, तो अगर वो प्रोटेक्टेड ए है, आपने ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड, ठीक है ना जी, तो वो डी को भी एक्सेसिबल हो जाएगा। तो यू डोंट नीड टू मॉडिफाई योर सॉफ्टवेयर, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, इस हिस्से को आप नहीं छेड़ेंगे, बस फ़कत आपने डी को इसमें इनहेरिट करा देना है और बस बात रेडी। लेकिन अगर आपने प्लानिंग सही नहीं की और आपने इसको ए को प्राइवेट रखा हुआ है, तो प्राइवेट रखने का मतलब ये है कि अब डी को एक्सेसिबल नहीं रहेगा, चाहे वो उसको इनहेरिट भी कर ले,
क्योंकि प्राइवेट इज़ प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब सिर्फ क्लास ए को एक्सेसिबल है। इसलिए ये थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत होती है इनहेरिटेंस हायरार्की जब बनाते हैं, कि अगर आपको शक हो या कोई ख्याल हो कि फ्यूचर में एक क्लास मेरी फर्दर रिफाइन हो सकती है, तो बेहतर ये है कि आप उसके वेरिएबल्स को फिर प्रोटेक्टेड रखें, ताकि कल को कोई इनहेरिट करे उस क्लास को तो वो उसको विजिबल हो और उसको वो एक्सेस कर सके। ठीक है ना जी, अपनी क्लास के अंदर। तो अब हम आते हैं कि ये टेबल एक समराइज करने के लिए कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट जो है ना, इनके जो है ना एक्सेस रेंजेस क्या हैं, एक्सेसिबिलिटी कितनी होती है। तो पब्लिक तो जनाब एक्सेसिबल फ्रॉम इट्स ओन क्लास भी होता है, यस, पब्लिक वेरिएबल। इसी तरह पब्लिक जो है ना वो एक्सेसिबल फ्रॉम डिराइव्ड क्लास भी होता है, यस। इसी तरह कोई पब्लिक वेरिएबल जो होता है ना वो एक्सेसिबल फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द क्लास भी होता है, यस, पब्लिक हाँ से। लेकिन जब प्रोटेक्टेड होता है तो देखें, पहले में एक्सेसिबल फ्रॉम ओन क्लास, यस, एक्सेसिबल फ्रॉम डिराइव्ड क्लास, यस, बट आउटसाइड द क्लास वो एक्सेसिबल नहीं होता। और प्राइवेट में थोड़ी और रिस्ट्रिक्शन आ गई कि सिर्फ और वो अपनी क्लास से एक्सेसिबल है, ना वो डिराइव क्लास से एक्सेसिबल है, ना आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सेसिबल। ठीक है ना जी। तो अगर आप गौर करें, पहले में बहुत आज़ादी है, 3 यस हैं, दूसरे में 2 यस हैं और तीसरे में 1 यस है। यानी ये रिस्ट्रिक्शन ऊपर से नीचे आ रही है, बढ़ रही है। अब आते एक दूसरा जो तस्वर है हमारा, ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शन। ओवरराइडिंग ये होती है कि अगर आपकी मिसाल के तौर पे क्लास है और उसमें जनाब बहुत सारे जो हैं क्लासेस में सेम नेम के फंक्शन हैं, ठीक है ना जी। मिसाल ये क्लास इसको इनहेरिट कर रही है, वो उसको इनहेरिट कर रही है, और इसको आप इसमें भी आपने शो का फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, बनाया हुआ है। इसके अंदर अपना शो है जो कि उसकी अपनी बॉडी है। लेट्स से इसके अंदर भी अपना एक शो का फंक्शन इसके अंदर आपने बनाया हुआ है इस क्लास के अंदर, यानी जैसे ये क्लास ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पे भी शो का फंक्शन है। तो अब अगर आपने सी क्लास का मेन प्रोग्राम में मिसाल सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट ओ बी बनाया है और आप लिखते हैं ओ बी डॉट शो, तो अब कौन सा शो कॉल होगा? वो सी क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, तो जाहिर बात है ये वो इस शो को कॉल करेगा, ठीक है ना जी, सी के। लेकिन अगर ये शो यहाँ इम्प्लीमेंट ना हुआ होता, लेट्स से ना होता यहाँ, और अब आपकी ये लाइन चलनी होती, तो अब वो क्या करता, ये ऊपर वाला जाके ऊपर सुपर क्लास में देखता, अगर यहाँ शो की डेफिनेशन है जो कि है तो इसको चलाता, और अगर इसको इसमें ना होती तो फिर ऊपर और जाता और इसको चलाता। लेकिन अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर आप गौर करें, सी ऑब्जेक्ट का जब बना के आप शो का फंक्शन कॉल कर रहे हैं ये, और लेट्स से ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है, यानी मैं इस तरह से कहता हूँ कि लेट्स से ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट है ही नहीं, ठीक है ना जी, शो का फंक्शन। तो अब जब आप सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस करेंगे तो अब जो है क्या होगा, अब वो ऊपर जाएगा, यहाँ शो, इस शो को चला देगा, इसकी बॉडी को, बी क्लास की। तो कहने को उसने क्या किया, इसने ए क्लास के शो को ओवरराइड कर दिया है, यानी वो उसके आगे इसने बंद बांधा है। नीचे सी ऑब्जेक्ट से आप चले, शो वहाँ आपको नहीं मिला तो आप ऊपर आए, वहाँ मिला तो आपने चला दिया। लेकिन ऊपर एक और शो भी पड़ा था ए में, जिसको इस वाले बी क्लास के शो ने ओवरराइड किया है, छुपा दिया है। मसलन आप एक दीवार खड़ी करें ना, और उसके उस तरफ एक और दीवार खड़ी करें, ठीक है ना जी, तो वहाँ से आप जो देख रहे होंगे ना, तो ये दीवार आपको पहली फिर नज़र नहीं आएगी, इस नई दीवार ने इसको ओवरराइड कर दिया है। तो क्लास बी के अंदर अगर एक शो आपने बना दिया है तो उसने ए को ओवरराइड कर दिया है, ए के शो को। ये है वो तस्वर जो है ना ओवरराइडिंग का, ठीक है ना जी। तो इसको हम फंक्शन ओवरराइडिंग भी कहते हैं, और ओवरराइडिंग मेंबर फंक्शन भी कहा जाता है। दैट यू कैन use member function in a derived class that have the same name as those in the base class, and you might want to do this so that calls in your program work the same way for objects of both base and derived classes. So base class में और derived classes में you might, वो कहता है, want to do this so that calls in your program work the same way for objects of both in base and derived classes. आप चाहते हैं कि शो जिसका कॉल हो उसका जो है ना ऑटोमेटिकली शो कॉल हो जाए। अच्छा, अब इसका जो है ना एक मिसाल अगर मैं दे दूँ ना आपको थोड़ी सी, तो ये कि क्यों C++ में तस्वर दिया गया है, तो एक तस्वीर से समझ लेते हैं।
देखें यहाँ पे मुझे बताएं, अगर आपके स्क्वेयर के फंक्शन में शो का फंक्शन इम्प्लीमेंटेड है कि स्क्वेयर का ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे ना, मसलन मेन के अंदर स्क्वेयर क्लास का ऐसे बनाएंगे, स्क्वेयर लिख के एस ऑब्जेक्ट, और अब आप एस डॉट शो लिखते हैं, तो उसको कॉल करना पड़ेगा किसको, इसके अंदर इस शो फंक्शन को, ठीक है। लेकिन अगर आपने लेट से सर्कल के अंदर शो नहीं ड्रॉ किया हुआ, लेकिन आपने 2 डायमेंशनल शेप के अंदर भी एक शो का फंक्शन बनाया हुआ है, और इस मेन जेनेरिक शेप के अंदर भी एक शो का फंक्शन है, ठीक है जी। इसके अंदर अपना शो है, इसके अंदर अपना शो है, सारों के अंदर अपना, लेकिन सर्कल में नहीं है। अब जब आप यहाँ पे मुझे बताइए कि सर्कल के जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना जी, सर्कल का, तो सर्कल के ऑब्जेक्ट में ओ बी बना के आप लिखते हैं ओ बी जे, या ओ बी जे बना लें, चले ओ बी जे डॉट शो लिखते हैं, तो सर्कल में तो शो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने शो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, शेप में। इसके अंदर भी, क्लास के अंदर भी आपने शो का फंक्शन इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है ना जी। अब जब आप सर्कल का ओबीजे डॉट शो करते हैं तो वो पहले सर्कल की क्लास में उसको ढूंढता है, यहाँ उसको शो नहीं मिलता तो वो ऊपर आता है क्योंकि ये इसको इनहेरिट कर रही है। यहाँ आता है 2 डायमेंशनल में एक शो उसका फंक्शन मिलता है, तो एक 2 डायमेंशनल कोई सी शेप स्क्रीन पर लेट से शो हो जाती है। अब आप मुझे बताइए कि आप कहेंगे यार ये तो सर्कल नहीं है, तो अगला आपसे कहेगा इसलिए सर्कल नहीं है कि क्योंकि सर्कल के क्लास में तो तुमने शो का फंक्शन बनाया ही नहीं है जो कि सर्कल को शो करने का जिम्मेदार है, उसने तो 2 डायमेंशनल शेप दिया। तो आप कहेंगे देखें उसने फिर भी निस्बतन करीब करीब का जवाब दिया है। मुझे बताएं कि आप किसी से सवाल कहें तो अगर वो सवाल का जवाब 2 बंदे दोनों गलत दें तो फिर आप निस्बतन किसको कहते हैं इंटेलिजेंट है, कि जिसने उस सवाल का ज़्यादा अच्छा जवाब दिया हो। निस्बतन करेक्ट तो दोनों का नहीं है, लेकिन जिसने थोड़ा भी अच्छा दिया तो आप कहते हैं ये करीब तर है उसके। तो जाहिर बात है अगर सर्कल का एक शो ड्रॉ होगा जिसको सर्कल को ड्रॉ करना चाहिए स्क्रीन पे, तो 2D शेप ड्रॉ होने में ज़्यादा इम्कान ये कि ये वाला शो जो है ना वो क्या करे, शायद स्क्वायर को ड्रॉ कर ले, शायद ट्रायंगल को, शायद सर्कल को ही ड्रॉ कर ले, या इन तीनों से मिलती जुलती कोई 2D शेप जो है ना ड्रॉ करेगा। लेकिन अगर एक दूसरा बंदा सर्कल डॉट शो करे और वो जनाब उसको कोई 3D शेप ड्रॉ कर दे स्क्रीन पे, मसलन कोई स्फेयर ड्रॉ कर दे या कोई क्यूब ड्रॉ कर दे, ठीक है ना जी, बात समझ आ रही है, कोई 3D शेप एनी कर ले, कोई सिलेंड्रिकल शेप ड्रॉ कर ले, टेट्राहेड्रन ड्रॉ कर ले, स्फेयर, तो आप कहेंगे यार ये तो बिल्कुल ही इसने को उल्टा जवाब दिया है, मैं सर्कल पूछ रहा हूँ ये मुझे 2D शेप से भी निकाल के 3D शेप की तरफ ले गया। तो अब मुझे बताइए ना कि उसूली तौर पे भी हम कन्विंस भी होते हैं कि अच्छा चलो सर्कल में तो मैं शो नहीं नज़र आया, तो चलो ऊपर चले जाओ थोड़ा एक लेवल, जन स्पेशलाइजेशन, ये स्पेशलाइजेशन वाला लेवल है ना, स्पेशलाइज्ड क्लासेस हैं ये, तो एक स्पेशलाइजेशन के लेवल से एक स्टेप ऊपर चले जाओ, तो एक स्टेप इसके ऊपर जाओगे तो ये स्टेप आता है ना, चलो यहाँ पे अगर कुछ हुआ तो वो कर दो, तो ये अब करीब करीब तक जवाब होगा इस सर्कल के या इसके या इसके। और अगर इधर शो नहीं होता तो वो ऊपर जाएगा, फिर मजीद शो ऊपर जो शेप की क्लास में, तो शेप की क्लास में तो फिर जनाब कोई सी शेप भी शो हो सकती है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आपने हायरार्की के हर लेवल पे प्रॉपरली शो डिफाइन नहीं किया, लिहाजा अब आपने सवाल तो पूछ लिया है लेकिन अब आपने सिस्टम पे छोड़ दिया है कि वो उसकी मर्जी कि वो कैसा शो आपको शो करके देता है। और बस ये याद रखें कि जितना ओवरराइडिंग ऊपर लेवल पे जाके रिजॉल्व होगी क्लास हायरार्की में, उतना आपका एक जेनेरिक शेप शो होगी। जितना आपकी ओवरराइडिंग में जो फंक्शन आ रहा है वो जो डिराइव्ड मोस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसको कॉल कर रहे हैं, वो डिराइव्ड मोस्ट क्लास से जो है ऊपर जाएगा तो वो उतनी बेहतर होगी। यानी कि डिराइव क्लास में अगर शो होगा तो वो तो एग्जैक्ट वही जवाब होगा जो आपका सवाल है, वहाँ नहीं हुआ तो थोड़ा सा करीब जवाब उसको एक लेवल ऊपर मिलेगा, उससे थोड़ा सा दूर जवाब उससे ऊपर मिलेगा, उससे थोड़ा सा और बिल्कुल सुपर में चले जाएंगे क्लास में तो वहाँ तो बिल्कुल जेनेरिक जवाब आपको देगा, क्योंकि ज़्यादा आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। तो ये है वो तस्वर जो है ना ओवरराइडिंग का, जो कि हमें समटाइम्स हमारे जो है ना क्लासेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं वहाँ पे अपने वापस ओवरराइडिंग पे। मिसाल उसकी कैसे है कि यार अच्छा ये ओवरराइड का काम कैसे करता है, तो यहाँ पे अब आप गौर करें, यहाँ पे मैंने अगेन एक जो है ना अर्थमेटिक की क्लास बना दी है, ठीक है ना जी। तो अर्थमेटिक की क्लास है, एक दूसरी क्लास ऑपरेशन 1 है जो कि इनहेरिट करती है अर्थमेटिक की क्लास को।
ठीक है ना जी। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये आपकी अर्थमेटिक की क्लास है और इसको इनहेरिट कर रहा है, अगली स्लाइड में देखें कौन, ये ऑपरेशन 1 की क्लास इसको इनहेरिट कर रही है। तो मैं अगर तस्वीर ड्रॉ करूँगा तो ऑपरेशन 1 लिख देता हूँ यहाँ की क्लास इसको इनहेरिट कर रही है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अर्थमेटिक की क्लास में ऐड का फंक्शन डिफाइन है, अपना ऐड है इसका, और अगर आप नीचे देखें हैं तो अर्थमेटिक में के अंदर भी ऑपरेशन 1 के अंदर भी ये ऐड का फंक्शन डिफाइन है, ठीक है ना जी। तो इसके अंदर भी मैं कह रहा हूँ कि एक ऐड का फंक्शन लिखा गया है, ठीक है जी। बात समझ आ रही है? ये ऐड क्या करता है, इसको आप दो वेरिएबल्स पास करेंगे, वो दो वेरिएबल एक्स वाई वो इसके डेटा मेंबर्स में कॉपी कर लेता है, एक्स को ए में और वी की वैल्यू जो इसकी दूसरा मेंबर है इसको। अच्छा, आप ये प्रोटेक्टेड कीवर्ड देखें, ये प्रोटेक्टेड है ना, लिहाजा इस ए बी को आप इसकी जो अरिथमेटिक की डिराइव्ड क्लासेस हैं जो कि कौन सी है, ऑपरेशन 1 है, वो ए बी को अपनी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकती हैं क्योंकि आपने प्रोटेक्टेड रखा है। प्राइवेट रखा होता तो फिर वो एक्सेस नहीं कर सकती थी, ठीक है ना जी। तो अब देखें, यहाँ देखें ए बी कहीं अगर वो इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जनाब मेन पे। मेन में आपने OP1 के नाम से एक किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑपरेशन 1 का। इसका मतलब है कि आपने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है क्या, OP1 के नाम से मेन में, ठीक है। तो जब वो आपने बना लिया है तो नीचे आप क्या करते हैं, अरिथमेटिक का भी एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया arith1 के नाम से, ठीक है ना जी। ये तो arith1 पे चले जाएं, इसका एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया जिसका नाम क्या रखा है आपने, arith1। ये दो ऑब्जेक्ट्स के नाम है, अच्छा ज़हन में रहे। ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये इसका ऑपरेशन 1 का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब जब आपने ये भी कर लिया तो अब आपने दो इंटीजर इनपुट्स ली और आपने OP1 का ऐड कॉल किया है। अब OP1 में ऐड में आप क्या भेज रहे हैं, जो M और N आपने इनपुट किया है, OP1 डॉट ऐड। तो OP1 तो ऑपरेशन 1 का ऑब्जेक्ट है, उसके ऐड में आए, यहाँ आपको दो वेरिएबल में डिराइव क्लास ऐड फंक्शन कॉल्ड। अब ये प्रिंट इसलिए किया है क्योंकि ऐड में कंफ्यूजन हो सकती है, ऐड एक ये भी है और एक जनाब ऊपर देखें मेन में भी एक ऐड है, ठीक है ना जी। तो अब डिराइव्ड का क्लास का ऐड कॉल हुआ है और ये वो आपने जो मैंने इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट की बात की थी कि अगर आपने अब सुपर क्लास का ऐड एक्सप्लिसिटली कॉल करना है, एक्सप्लिसिटली, तो उसका तरीका ये है कि आप सुपर क्लास यानी पेरेंट क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके लेफ्ट पे हमेशा क्लास नेम होता है हमें पता है, और राइट पे फंक्शन होता है। तो इस सुपर क्लास का या पेरेंट क्लास का आप क्या करें, ये फंक्शन कॉल कर लें। तो जो वेरिएबल एक्स वाई आपने इसको भेजे थे, आपने वो एक्स वाई अब भेज दिए हैं क्या, सुपर क्लास के ऐड को या पेरेंट क्लास के ऐड को, और वो कौन है, अरिथमेटिक की क्लास। तो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट हुआ और उसके बाद आपने एक्सप्लिसिट कॉल दे दी है अब, ठीक है ना जी। एक्सप्लिसिट कॉल किसको दी है, यानी सुपर क्लास के ऐड को दी है। तो अब हम सुपर क्लास के ऐड में चले जाते हैं। सुपर क्लास के ऐड में आए तो वहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स मिले, आपने वो दोनों वेरिएबल्स ए बी में कॉपी किए और उनकी एडिशन को जो है स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। तो अब देखें मैसेज प्रिंट हुआ है नीचे वाले ऐड में, जब आप इसको आउटपुट करेंगे, इस प्रोग्राम को जाके चलाइएगा इसको कंपाइलर पे, ये वाला मैसेज आपको यहाँ से प्रिंट होगा, लेकिन ये काम एडिशन का वो ऊपर जाके हुआ है, सही है। लेकिन अगर आप ये कॉल ना देते, मिसाल के तौर पे ये वाली कॉल ना लिखते, ये लाइन, तो फिर बस आप ये फंक्शन अब ऊपर वाले ऐड को ओवरराइड करता, और जब ओवरराइड करता तो फिर आप उसमें ना घुसते। क्लास हायरार्की जो आप देख रहे हैं ना, अगर आपने इस OP1 का ऑब्जेक्ट के जरिए आपने OP1 का ऐड कॉल कर लिया है और दो वेरिएबल भेज दिए हैं उसको, तो ये वाला ऐड कॉल होगा और बस यही बात ख़त्म, वो ऊपर वाला ऐड नहीं कॉल होगा। लेकिन इस कोड में हमने जानबूझ के ये भी कॉल किया है और फिर वो भी कॉल किया है। तो अगर आपको कभी ज़रूरत हो, यू वांट एन एक्सप्लिसिट कॉल फॉर बोथ, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इससे एक्सप्लिसिटली एस को कॉल करके डिराइव वाले के अंदर उसको ऊपर वाले को कॉल कर लें, उसके ऊपर वाले को कॉल कर लें, कोई मसला नहीं है।
लेकिन अगर आप ये नहीं करते, एक्सप्लिसिट कॉल्स नहीं देते, तो फिर ये एक बंद बांध लेता है। ये वाला नीचे वाला ऊपर आके यहाँ अगर फंक्शन की बॉडी उसको मिल गई तो फिर वो इसको नहीं चलाएगा ऊपर वाले को, बस फिर यहाँ बात रुक गई, यहीं से वापस आ जाएगा, इसको चला के वापस मेन में लौट आएगा। तो अब जब मेन में लौट आएगा तो उसके बाद वहाँ पे आपने प्रिंटिंग कर ली और उसके बाद आपने arith1 का ऐड कॉल किया। अब ये क्या है, ये अब सुपर क्लास का ऐड आप कॉल कर रहे हैं। अब इसमें डिराइव का ऐड नहीं कॉल होगा, बिकॉज डिराइव क्लास का ऐड जो है वो ओवरराइड कर रहा है सुपर क्लास के या पेरेंट क्लास के ऐड को, वो वाला इसको नहीं कर रहा। ठीक है ना जी, ऐसे नहीं कहेंगे हम, मतलब ओवरराइडिंग का तस्वर नीचे से ऊपर होता है। हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म में जाके थोड़ा सा हम आगे जो टॉपिक आ रहा है उसमें थोड़ी बात, जब चूंकि वहाँ एक पॉइंटर्स आ जाएंगे फिर तो वहाँ थोड़ा सा बात थोड़ी सी, हम वहाँ वर्चुअल फंक्शंस का जब जिक्र करेंगे तो वहाँ बात थोड़ी सी डिफरेंट हम करेंगे फिर। ठीक है ना। प्रिंसिपली जब ऑब्जेक्ट के जरिए आपने किसी फंक्शन को कॉल किया है तो आप बेसिकली अगर तो वो हर क्लास में फंक्शन के नाम से एक फंक्शन आपने बनाया हुआ है, तो ये नीचे डिराइव में जो अगर एक फंक्शन चल गया तो बाकी सारे ऊपर वालों को उसने ओवरराइड कर दिया, क्योंकि वो तो नहीं चले। वो तब चलेंगे जब नीचे इंप्लीमेंटेशन नहीं मिलेगी, तो फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है ना जी, स्टेप वाइज ऐसे चलेंगे। ठीक है ना जी। तो बहरहाल ये जो आखिरी कॉल है आपकी arith1 डॉट ऐड की, ये बेसिकली इस ऐड को कॉल करेगा, इस फंक्शन को, और यहाँ पे फिर एडिशन परफॉर्म कर लेगा और उसके बाद जनाब आपका जो है प्रोग्राम ख़त्म। तो इसमें आपको जनाब इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड कीवर्ड और ओवरराइडिंग, तीनों बातें इस छोटी सी कोड में आपको समझ आ गई। ठीक है जी। अब ये जनाब आप इसको पढ़ लीजिएगा खुद जाके कि अरिथमेटिक एंड ऑपरेशन क्लासेस हैं सेम फंक्शन विद द सेम नेम एंड सेम रिटर्न टाइप। ठीक है ना जी। व्हेन वी कॉल द फंक्शन फ्रॉम मेन लाइक दिस, तो हाउ डज द कंपाइलर नो विच फंक्शन टू फॉलो? So the answer is when the same function exists in both base और derived दोनों में, तो the function in the derived is executed principally, not the base। ठीक है ना जी। हाँ, अगर derived में नहीं मिलती बॉडी में उसकी जो है ना फंक्शनैलिटी, तो फिर वो ऊपर जाता है, वहाँ नहीं मिलती तो उससे ऊपर ढूंढता है। ठीक है ना जी। तो ये प्रॉब्लम जो है इस तरह से रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। और इसी तरह वो कहता है कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बेस क्लास डजंट नो एनीथिंग अबाउट द डिराइव्ड क्लास। ठीक है ना जी। बेस क्लास को सुपर क्लास जिसे हम कहते हैं ना, ऊपर वाली, ये नीचे मिसाल ए है, बी है, तो ये जो सुपर क्लास है या बेस क्लास है जिसको हम कहते हैं या पेरेंट क्लास भी कहते हैं, don't know anything about the derived class and will always use the base class functions as in the program जो आपने पिछले में अरिथमेटिक के साथ कॉल दी थी सुपर क्लास की। When the function with the same name appears in the base and derived classes, we say that derived class function overrides the base class function. Derived class का function basically override करता है किसको? सुपर क्लास के function को। ठीक है ना? इस तरह से हम इसको टेक्निकली कहते हैं कि जब derived class is basically overrides the base class functionality। ठीक है ना? ये हुआ जनाब आपका मसला। अच्छा जी, अब एक तस्वर जो मैंने पहले भी शायद दिया था आपको थ्योरेटिकली पिछले लेक्चर में, मल्टीपल इनहेरिटेंस का, और मैंने कहा था उसकी मैं मिसाल दोबारा दे जाता हूँ फॉर रिवीजन, जो हमने वो डायग्राम में डिस्कशन की थी जब मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया था कि व्हाई वी नीड इनहेरिटेंस। तो देखें यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का तस्वर दिया था कि यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर टीचर है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर भी एक द सेम टाइम है और वो टीचर भी है। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि आपका कैंपस का डायरेक्टर है। ठीक है ना जी। तो डायरेक्टर बेसिकली फैकल्टी भी होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है, उसका रोल है, और वो टीचिंग भी करता है। या आपका एचओडी है, एचओडी भी एक एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा होता है और साथ में टीचिंग भी कर रहा होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ फैकल्टी होते हैं, तो फिर वो इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे क्योंकि दे आर ओनली फैकल्टी, और फैकल्टी इज एन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉई इज अ कम्युनिटी मेंबर। ठीक है ना जी। तो फास्ट की एक कम्युनिटी है, लेट्स से हम फास्ट यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी एक कम्युनिटी मेंबर है, यानी हम कम्युनिटी में लाए करते हैं। तो कम्युनिटी में उस फास्ट की कम्युनिटी तो सारे आ रहे हैं, ये सारे लोग आ रहे हैं, ये एम्प्लॉई, स्टूडेंट, एलुमनाई, स्टाफ, टीचर, ये सब आते हैं। लेकिन आपस में या क्लास हायरार्की में वो कैसे जुड़े हुए हैं, तो वो आपको जो है ना इस डायग्राम से क्लियर हो गया। इसमें सिर्फ जो है ना मल्टीपल इनहेरिटेंस का तस्वर चूँकि इस हिस्से में नज़र आ रहा है, तो मैंने इसलिए जब बताया आपको कि एक जो डायरेक्टर होता है या एचओडी होता है,
उसके ड्यूल रोल हो सकते हैं, यानी वो एडमिनिस्ट्रेटर भी है तो फिर वो इस क्लास की भी एट्रीब्यूट्स फंक्शनलिटी से इनहेरिट करेगा। एट द सेम टाइम वो टीचिंग कर रहा है तो टीचर की जो उसकी एट्रीब्यूट्स होती हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं उनको भी वो इनहेरिट करेगा। और उसको जनाब वो उसका जब भी उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, मिसलान एडमिनिस्ट्रेटिव टीचर जो क्लास है इसके जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली इन सब की जो है ना एट्रीब्यूट्स को और फंक्शंस की को भी रखेगा और इसको भी रखेगा और अपनी भी रखेगा, और सिमिलर हायरार्की में जो ऊपर आ रहा है उन सब की भी रखेगा। ठीक है ना, जो भी उसकी डायग्राम में आ रहा है। ठीक है, बाल इस डायग्राम में एक थोड़ा सा टेक्निकल प्रोग्रामिंग का इशू आएगा, वो जिसको डायमंड प्रॉब्लम भी हम कहते हैं, वो आगे मैं इंशाल्लाह इस पर जिक्र करूँगा जो इस हिस्से में आएगा, ये जो हिस्सा है हमारा बाल, तो उसकी तरफ मैं बाद में इशारा करता हूँ। अभी मैंने आपको सिर्फ कंसेप्चुअली जो है ना चीज़ों को समझाया है। अच्छा जी, ये चीज़ें तो हो गई। अब आ जाते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये वही बात मैंने कर दी कि अगर एक वक्त में डिराइव क्लास है और वो दो क्लासों को इनहेरिट करती है तो दैट इज़ नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंटैक्स उसका जो है समझ लें, सिंपल है कि एक क्लास आपने बनाई, दूसरी बनाई। अब जब सी दोनों को इनहेरिट करेगी तो मतलब आप लिखेंगे कॉलन पब्लिक ए पब्लिक बी, तो मतलब ये कि सी क्लास इनहेरिट कर रही है बेसिकली ए क्लास को भी और साथ में बी क्लास को भी। बस इसका ये मतलब है। अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ समझाने के लिए कि मतलब अंदर आपके इसके अपने मेंबर फंक्शन होंगे, इसके अपने डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होंगे, और इसके अपने डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होंगे। बाकी उसूल वही है कि जो क्लास डिराइव क्लास अगर इनहेरिट कर रही है सुपर क्लास को, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें जो उसकी एट्रीब्यूट्स फंक्शंस उन सब की कॉपीज़ इसके लिए भी बनेंगी। ठीक है ना जी। अब ज़रा सी एक एग्जांपल कर लेते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की, जिसमें ये तस्वर समझ आ जाए। एक प्रैक्टिकल मिसाल देख लेते हैं। यहाँ पे जनाब एक क्लास मैं बना रहा हूँ ऑपरेशन 1 की, ठीक है ना जी, और इसमें जो है आपका कीवर्ड प्रोटेक्टेड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि इसका मतलब ये है कि दिस क्लास शुड बी इनहेरिटेंस रेडी, जो मैंने अभी बात की थोड़ी देर पहले। क्योंकि प्रोटेक्टेड ये गारंटी करेगा कि अब आप इस क्लास को अगर किसी ऑपरेशन 1 से किसी को इनहेरिट करवाएंगे नीचे, तो ए बी उनको विजिबल होंगे। ठीक है ना जी, वो इसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये उनके भी एट्रीब्यूट्स में आता है। जबकि अगर ये प्राइवेट होते तो फिर ज़ाहिर है ये चाहे आप इनहेरिट भी कर लें इसको, इस क्लास को नीचे किसी दूसरी क्लास से करवा दें, तो ये ए बी उसको फिर विजिबल नहीं रहते प्राइवेट की सूरत में। ठीक है ना जी। और पब्लिक तो क्लियर है आपको कि क्या मानी होता है। तो अब मैं अगर इस को डायग्रामेटिकली ज़रा बनाऊं कि क्लास ऑपरेशन 1 आपने बनाई एक, ठीक है ना जी, उसका नाम आपने ऑपरेशन 1 रखा, ठीक है ना जी, और इसके अंदर ए बी दो मेंबर हैं जो कि क्या हैं, प्रोटेक्टेड हैं, और एक फंक्शन है आपने इसके अंदर बनाया है ऐड का। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ऐड के अंदर वही बात है कि दो वेरिएबल पास हुए एक्स और वाई, और वो पिछले कोड की तरह ही है। ए बी जो इसके मेंबर थे उसमें वो कॉपी हो गया और आपने एडिशन प्रिंट करवा दी। ठीक है ना जी। अब आप आए आगे, आपने ऑपरेशन 2 की क्लास बनाई। ठीक है ना जी। तो एक हम यहाँ क्लास बना लेते हैं एक दूसरी जिसका नाम है ऑपरेशन 2। ठीक है ना जी। और उसके अंदर भी हमने एक ए बी दो वेरिएबल बनाए, प्रोटेक्टेड है ये भी। अच्छा ठीक है ना। तो ए बी यहाँ भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी अगर इस क्लास ऑपरेशन 2 को कोई इनहेरिट करेगा तो उसको ये भी विजिबल होगा। और इसके अंदर एक सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बनाया जो कि दो नंबर की सब्ट्रैक्शन करता है, जो भी आप उसको पास करते हैं इन दोनों में स्टोर करा के मेंबर्स में उसके। तो यहाँ पे आपका जनाब एक सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है, वहाँ पे एडिशन था, यहाँ सब्ट्रैक्शन है। उसके बाद हम आते हैं एक तीसरी क्लास बनाते हैं, क्लास जिसका नाम है अर्थमेटिक, जो कि इनहेरिट कर रही है बेसिकली ऑपरेशन 1 को भी कॉमा ऑपरेशन 2 को भी। इसका मतलब है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो अर्थमेटिक की क्लास मैं एक बनाता हूँ, ठीक है जी, और वो इसको भी इनहेरिट कर रही है इज अ रिलेशनशिप, और वो इसको भी जो है ना इनहेरिट कर रही है यूजिंग इज अ रिलेशनशिप। ठीक है ना जी। हमारे पास इनहेरिटेंस जो है ना इज अ रिलेशनशिप होता है, मैंने काफ़ी दफ़ा पिछले लेक्चर में इस्तेलाह यूज़ की। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो इसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है अपने अंदर को। ठीक है ना जी।
तो ये किस्म का काइंड ऑफ आप कैलकुलेटर बना रहे हैं जो कि बेसिक 4 ऑपरेशंस करता है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये उसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है जी। और ये प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब है कि ये ए बी, अब अगर ये इसको कोई इनहेरिट करेगा ना, इस अर्थमेटिक के नीचे अगर यहाँ कोई क्लास हम बनाएंगे जो इसको लेट से इनहेरिट करेगी, तो ये ए बी जो इसके हैं ना, ये उसको विजिबल नहीं होंगे। तो ये ज़हन में रहे अब आपके कि ये प्राइवेट आपने रखा है इसको, ठीक है ना, ये प्राइवेट है। तो प्राइवेट का मतलब है अब हमने सख्ती कर दी है। प्रोटेक्टेड होता तो फिर नीचे वाली जो नई क्लास है उसको भी आप कह सकते थे कि ये इसको जो है ना विजिबल होगा, लेकिन आपने प्रोटेक्टेड के बजाय प्राइवेट रख के अब आपने ये जो है ना सख्ती कर दी है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाए मेन में। मेन में आप अरिथमेटिक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी कि इस क्लास का, ठीक है ना जी। तो अब आप जब इस क्लास का अरिथमेटिक का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो मैं इस हायरार्की की इधर लिखता हूँ, अरिथमेटिक क्लास का एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया क्या, arith1 के नाम से, ठीक है। और आपने 2 नंबर में इनपुट ले लिया, ठीक है ना जी, m1 में। अब arith1 यानी इन तीनों के लिए आप ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यानी इस arith1 यानी इस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये। तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट को मुझे बताएं ना, इसके ज़रिए आप मल्टीप्लिकेशन एक्सेस कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए आप ये सब्ट्रैक्शन एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये उसको इनहेरिट कर रहा है। इस क्लास के इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए आप ऐड को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि जनाब अरिथमेटिक की क्लास आपकी जो है ना ये ऑपरेशन 1 की क्लास को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। तो तीनों को ये एक्सेस कर सकता है, तीनों को उसने एक्सेस किया है और तीनों को जनाब उसने जो है ना रिज़ल्ट परफॉर्म कर दिए और ये कॉल हो गया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कॉल हुई, यहाँ एडिशन और यहाँ सब्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो अपने अंदर कंटेन करेगा इसके एट्रीब्यूट्स और मेंबर फंक्शन भी और इसके एट्रीब्यूट्स और मेंबर फंक्शन, क्योंकि ये इनको इनहेरिट कर रहा है, ठीक है ना जी। तो ये आपको जो है ना टिपिकल एक मिसाल जो है ना इस तस्वीरी खाके से पिक्टोरियली मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस के उसको कोड कैसे करेंगे, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स जो हैं वो भी समझ आ गए, हायरार्की कैसे बनाएंगे वो भी समझ आ गई, सिंटैक्स क्या होता है वो भी मैंने क्लियर कर दिया, एक से ज़्यादा क्लासों को इनहेरिट। और अगर आपने तीसरी क्लास को इनहेरिट करना हो तो यहाँ पे एक तीसरा कॉमा लगा के आप लिख लें पब्लिक और ABC, यानी कोई तीसरी क्लास, उसको भी आप इनहेरिट करा सकते हैं। 4 को भी कर सकते हैं, 5 को भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका डिज़ाइन कैसा है, आपको रिक्वायरमेंट्स किस किस्म की चाहिए, ठीक है ना जी। तो दैट इज़ अबाउट द मल्टीपल इनहेरिटेंस। अच्छा, ये बातें आप अब पढ़ लीजिएगा खुद ही, मैंने इसको वर्बली एक्सप्लेन कर दिया है कि अब प्रोग्राम में क्या कुछ हो रहा है। तो वो बता रहा है कि जनाब उसने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर 2 क्लासेस को उसने इनहेरिट किया है, सिंटैक्स भी दे दिया है, उसने जनाब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन को इम्प्लीमेंट किया है हर क्लास ने, वो भी इसने इसमें बता दिया है। अच्छा, अब वो क्या है, ये एक सवाल उठाता है इस स्लाइड में कि आपका एक सॉफ्टवेयर बन गया है, ये बन गया ना एक सॉफ्टवेयर जिसमें आपने एक समझें कि ये कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बन गया है ना। कैलकुलेटर में बुनियादी 3 जो बेसिक कैलकुलेटर होता है, यही 4 फंक्शन होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब इस कैलकुलेटर में आप देख रहे हैं डिवीजन नहीं है, डिवीजन का ऑपरेटर, डिवीजन का फंक्शन, यानी 2 नंबर डिवाइड करना आपने इस सॉफ्टवेयर में अभी नहीं बनाया। तो वो ये कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स to implement division operation function in the previous approach of multiple inheritance. Give at least 2 alternatives. अच्छा, अब मैं ये रब करता हूँ, आपने 2 क्लासें बनाई पिछले में, जिसमें यहाँ पे आपने ऐड इम्प्लीमेंट किया था गालिबन, और यहाँ पे आपने इस क्लास में सब्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट की थी। AB जो है ना दोनों आपके यहाँ भी प्रोटेक्टेड थे, यहाँ भी प्रोटेक्टेड थे, लेकिन यहाँ पर AB आपके याद करें प्राइवेट थे। आपने इस क्लास को इनहेरिटेंस रेडी नहीं रखा हुआ, यानी ये जो अरिथमेटिक की क्लास थी, ठीक है ना जी। अरिथमेटिक की क्लास इसमें आपने इसको प्राइवेट रखा हुआ था, ठीक है ना, ये देख लें आप बेशक इधर, इसमें आपने इसको प्राइवेट रखा था। अच्छा, अब ऑपरेशन 1 जो थी उसमें आपने एडिशन की है और ऑपरेशन 2 में आपने सब्ट्रैक्शन की है। अब इस सॉफ्टवेयर में वो कह रहा है
ये सॉफ्टवेयर का एक बिल्ड ब्लॉक मैं बना देता हूँ कि ये ब्लॉक ये आता है, बन गया सॉफ्टवेयर। अब इसमें आपने नया फंक्शन इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। तो और वो है क्या कि एक फंक्शन ऐड करना। तो अब कुछ लोग इसकी बहुत सी मिसालें देंगे। कुछ लोग कहेंगे सर आप ऐसे करें ना, डिवीजन का जो फंक्शन है ना वो आप इस अरिथमेटिक क्लास में मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन आपने प्रीवियसली इम्प्लीमेंट किया हुआ है ना, ठीक है ना जी। जो आप देखें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है ना उसको आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है इस जगह पर। तो जो मल्टीप्लिकेशन आपने इम्प्लीमेंट किया है तो उसको जो है ना ये कहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है, ये अरिथमेटिक की क्लास में है। और जो आपने सब्ट्रैक्शन है वो ऑपरेशन 2 में है, और जो एडिशन है वो आपकी ऑपरेशन 1 में है। तो अब आपने डिवीजन अगर इम्प्लीमेंट करनी है तो कुछ लोग कहेंगे सर आप डिवीजन आप अरिथमेटिक क्लास में इम्प्लीमेंट कर लें इधर। तो बस जब आप अब अरिथमेटिक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ओबीजे, तो इस ऑब्जेक्ट को डिवीजन भी एक्सेसिबल होगा, मल्टीप्लिकेशन तो ऑलरेडी है ही है, और चूंकि ये इसको इनहेरिट कर रहा है और ये इसको इनहेरिट कर रहा है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आपकी जनाब उसको विजिबल होगी। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब जब आपने ये काम कर लिया तो ठीक है, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये कि आपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर की जो बाउंड्री है ना इसके अंदर जाके दोबारा कोड के अंदर छेड़खानी की है, छेड़ की है। तो ये इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप पढ़ेंगे भी, वहाँ का इशू है ये कि आपने सॉफ्टवेयर को इस तरह से बनाना होता है कि कल कला को उसमें कोई अपडेट आए, मॉडिफिकेशन हो तो वो इजी हो डिज़ाइन के अंदर। ऐसा हो कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को ना छेड़े बल्कि वो उसमें कुछ चीज़ प्लग इन कर दे। तो अब अगर आपने प्लग इन करना हो तो आप कहेंगे कि कुछ लोग कहेंगे कि नई क्लास बना लें। नई क्लास बना लें तो किससे इनहेरिट करें, फिर सवाल उठेगा। अगर आपने नई क्लास यहाँ बनाई और उसको ऑपरेशन 1 से इनहेरिट करा दिया तो उसका ऑब्जेक्ट तो फिर आप अलहदा से बनाएंगे, क्योंकि उसमें तो सिर्फ डिवीजन का फंक्शन इम्प्लीमेंट हुआ होगा, और आप उसको इनहेरिट कराएंगे ऑपरेशन 1 से तो ऐड उसको मिलेगा, लेकिन उसको सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर आप इधर से इनहेरिट करा दें इधर एक क्लास बना के, तो उसको तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन और जो है ना डिवीजन मिलेगी यहाँ पे, और यहाँ सब्ट्रैक्शन का फंक्शन मिल जाएगा, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन नहीं मिलेगी। और तीसरी जो सूरत होगी, जो एक दूसरा अल्टरनेटिव, वो ये लोग कुछ लोग कहेंगे कि सर हम इसको अरिथमेटिक के साथ इनहेरिट करा देते हैं ना नई क्लास को, और उसमें डिवीजन का फंक्शन इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो फिर कल को आप अरिथमेटिक का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि इस क्लास का नाम आप रख लें मॉडिफाइड अरिथमेटिक, या मॉडिफाइड लिख दें। तो अब वो कहता है कि अब आप जनाब एक ऑब्जेक्ट बना लें मॉडिफाइड के नाम से, मॉडिफाइड क्लास का, ठीक है ना जी। तो अब जब आप इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए डिवाइड भी एक्सेसिबल होगा, और वो चूंकि इनहेरिट कर रहा है इसको, तो इसमें जो ना मल्टीप्लिकेशन को भी एक्सेस उसको मिल जाएगी, और फिर ये क्लास इन दोनों को एक्सेस कर रही है। लिहाजा वो जो ये ओबीजे अगर मॉडिफाइड क्लास का होगा तो इसको इसका 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 और उसका अपना चारों का इसको जनाब मेंबर फंक्शंस और डाटा मेंबर्स की एक्सेस होगी। अब मुझे बताएं, इसमें आपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में कोई चेंज नहीं की, बिल्कुल आपने उसको एज इट इज़ जो ना, ये जो बाउंड्री थी ना सॉफ्टवेयर की एग्जिस्टिंग, वो उसी तरह ही रही। आपने एक नई क्लास को बस सिर्फ इनहेरिट करवाया है, बस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपने कोई चेंजेस नहीं की। लेकिन इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है। वो गड़बड़ ये है कि आप मुझे बताइए कि आपने ए बी को तो रखा था प्राइवेट, और आप मैंने अभी बताया कि प्राइवेट मेंबर जो है ना एक्सेस नहीं हो सकते यहाँ से डिराइव क्लास से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मॉडल या ये डिज़ाइन, ये जो फाइनल सोल्यूशन आपने मुझे दिया है कि डिवीजन का फंक्शन कैसे ऐड होगा, ये है तो बड़ा आइडियल, लेकिन आपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को इनहेरिटेंस रेडी नहीं बनाया था, जो मैंने अभी बात की थी पहले। उसको इनहेरिटेंस रेडी बनाने के लिए क्या चाहिए था कि आप पहले से ये एहतियात करते कि आप इस ए बी वेरिएबल्स को क्या बनाते, प्रोटेक्टेड।
अब जब ए बी प्रोटेक्टेड हो गए तो अब जनाब ये जो मॉडिफाइड की क्लास है इसके अंदर आप इस ए बी को एक्सेस कर सकते हैं, इसके ज़रिए आप उस ए बी को एक्सेस कर लें, उसको कर लें, क्योंकि ये सारे प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं। अब और प्रोटेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं उसमें आपको मैंने बता दिया अभी कि वो डिराइव्ड क्लास से एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है ना जी। तो ये वो मॉडल है या वो डिज़ाइन है कि जिसमें आप एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को छेड़े बगैर, प्रोवाइडेड कि ये आपने प्रोटेक्टेड बनाए हों, पहले से इनहेरिटेंस रेडी रखा हो इस सॉफ्टवेयर को या इस क्लास को तो इसके अंदर आप नई क्लास को आसानी से इसको इनहेरिट करा लें और इसका ऑब्जेक्ट बना लेके आप पूरा कैलकुलेटर आपका बन गया, एक बेसिक कैलकुलेटर के जो फंक्शन होते हैं ना, यानी कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है ये सारी हमने इम्प्लीमेंट करा दी, उसको एक्सेसिबल हो गया, ठीक है ना जी। तो बहरहाल ये जो है कुछ बातें थी कि जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो इंशाल्लाह जो है इस चीज़ों को आप जाके पढ़िएगा इस मिसाल को, इस इन अल्टरनेटिव जो मैंने बताए हैं इसमें से और भी अल्टरनेटिव हो सकते हैं, लेकिन वो सारे अल्टरनेटिव जो होंगे ना वो उसमें कोई मसला होगा, या तो आप एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को छेड़ेंगे या आपने वहाँ पब्लिक प्राइवेट कीज़ को छेड़ना पड़ेगा आपको। तो बेहतर ये था कि आप एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, अगर आपको पहले से पता था कि इसकी मज़ीद रिफाइनमेंट होगी, मज़ीद स्पेशलाइजेशन ऑफ क्लासेस होगी, मज़ीद स्पेशलाइज फंक्शंस ऐड करने होंगे, तो फिर आपको चाहिए था कि आप किसी भी मेंबर को प्राइवेट ना रखते बल्कि प्रोटेक्टेड रखते। तो वो ठीक है, इनकैप्सुलेशन के तस्वर से भी मेल खाती, बाहर आउटसाइड वर्ल्ड को विजिबल भी ना होता और जिस ऑब्जेक्ट को जिससे इनहेरिट कराया उसको विजिबल भी होता, जिस क्लास को जिस दूसरी क्लास से इनहेरिट करवाया तो वो आपस में एक दूसरे के जो डिराइव क्लास के जो मेंबर्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको जो है ना डिराइव क्लास के मेंबर्स और सुपर पेरेंट क्लास के मेंबर्स, उन सबको एक्सेस उनके पास होती, जो होनी भी चाहिए, क्योंकि आपने उनको इनहेरिट कराया तो फिर इसीलिए कराया ना कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है जी। तो अब वापस आ जाते हैं उधर ही मल्टीपल इनहेरिटेंस की उस मिसाल पर, और ये जनाब कोड आपको भी क्लियर हो गया कि कैसे जो है ये काम करता है, और ये जो पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हैं जो है ये मैंने जो है आपके साथ डिस्कस कर लिए कि कैसे एक नए फंक्शन जो डिवीज़न का जो फंक्शन है, जो कि प्रीवियसली जो है ना उसमें जो है ना इम्प्लीमेंटेड नहीं था, तो कैसे उसको जनाब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब एक आखिरी बात जो है वो आ जाती है जिसको डिस्कस करते हैं कि सम टाइम देयर इज एन एम्बिग्विटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है ना जी। और एम्बिग्विटी ये है कि इफ़ द टू बेस क्लासेस हैव द फंक्शन विद द सेम नेम, तो अब जब डिराइव क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अगर वो डिराइव क्लास में वो फंक्शन नहीं इम्प्लीमेंटेड है तो फिर हाउ डू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिराइव क्लास एक्सेस द करेक्ट बेस क्लास फंक्शन, फिर उससे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। और फिर वहाँ वो कहता है कि नेम ऑफ द फंक्शन इन अलोन इज इनसफिशिएंट सिंस कंपाइलर कैन नॉट फिगर आउट कि आप कौन से वाली सुपर क्लास का फंक्शन कॉल करना चाहते हैं। ये क्या बात कर रहा है, अब इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल से डेमोन्स्ट्रेट करूँगा तो इंशाल्लाह ये बात आपको जो है समझ आ जाएगी। इसने 3 क्लासें बनाई हैं, तो मैं ज़रा बनाता हूँ क्लास ए, ठीक है ना जी। तो क्लास ए मैंने बनाई यहाँ पे, और उसके अंदर इसने एक शो का फंक्शन बनाया है, तो मैंने यहाँ पे एक शो का फंक्शन की बॉडी बना दी है। फिर इसने जनाब क्लास बी बनाई है, उसके अंदर भी शो है, तो लेट्स से आप क्लास बी बनाएं और उसके अंदर अपना शो है, ठीक है ना जी। और फिर एक तीसरी क्लास है जो इन दोनों को इनहेरिट कर रही है, यानी सी क्लास है जो कि इसको भी इनहेरिट कर रही है और इसको भी इनहेरिट कर रही है, ठीक है ना जी। लेकिन इन दोनों में शो अपना मौजूद है, ये नहीं ये सी आउट करते हैं। सिर्फ क्लास ए के शो अगर चलेगा तो ये क्लास ए प्रिंट करेगा और ये शो चलेगा तो ये प्रिंट करेगा। अच्छा, अब ज़रा आगे जाएं। मेन में आपने एक काम किया, गड़बड़ क्या होगी वो अब सुने। सी का जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया सी क्लास का, ठीक है ना जी, तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट जब बना तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट आपने सी ओ बी जे लिखा, और अब आप लिखते हैं ओ बी जे डॉट शो। तो मुझे बताइए कि कौन सा शो चलेगा। देखें, उसूली तौर पे तो इसको शो ढूंढना पड़ेगा अपनी क्लास में,
इधर तो है नहीं। तो जब इधर नहीं होता तो ओवरराइडिंग का क्या तस्वर है कि वो अगर यहाँ होता तो वो ऊपर वाले शोज़ को ओवरराइड करता, यहीं पे चल के आप वापस आ जाते। यहाँ तो है नहीं, तो अब कहाँ जाएगा वो? सुपर क्लास में जाएगा। लेकिन सुपर क्लास में तो या पेरेंट क्लास तो दोनों एक ही लेवल पे बैठी हैं, ये एक ही लेवल है, इसके ऊपर कोई दूसरा लेवल भी हो सकता है, यानी ये किसी को इनहेरिट कर रही हो, वो किसी को कर रही हो, वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि इस शो को वो कॉल करेगा इस लाइन लिख के कि इस शो को। देखें, ये मसला इस तरह नहीं आता कि अगर आपकी यहाँ क्लास होती है और यहाँ पे एक क्लास में शो इम्प्लीमेंटेड है और फिर वहाँ ऊपर एक और क्लास है उसमें भी शो इम्प्लीमेंटेड है, इधर ये नहीं मसला आता। क्योंकि इधर अगर इसका ऑब्जेक्ट बनता है और उसका जो है ना वो शो होता है, तो जो है वो जो है आपका यहाँ से जो है ना ऊपर जाएं और यहाँ पे उसको बॉडी नहीं मिली तो वो इस बॉडी को जो है ना इस फंक्शन की बॉडी को जो है ना वो कॉल करेगा। ठीक है ना जी? ठीक, क्लियर हो गया जी ये मसला। तो अब जो है ना यहाँ पे जो है वो इसको कॉल करेगा और यहाँ से जनाब इधर चले गया आप, और इस अगर यहाँ पे शो ना मिला तो फिर इस शो को चला लेगा, और वहाँ ना मिला तो ऊपर जाएगा। लेकिन जब आपने यहाँ पे एक और क्लास बना के इधर शो लिख दिया, अब यहाँ आपने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी, क्योंकि अब ये भी शो है, ये भी शो है, उसे पता नहीं है इस रास्ते से जाना है शो को चलाना है कि इस रास्ते से जाके शो फंक्शन चलाना है, जो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है ना जी? प्रॉब्लम आपको मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत मेरा समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम है क्या। कंपाइलर को कन्फ्यूजन लाहक हो जाती है कि अब मैं कौन से करेक्ट वर्जन शो को कॉल करूं। ठीक है ना जी? तो अब देखते हैं कि मसला कैसे सॉल्व होगा। तो वो कहता है कि जब आपने ये लाइन लिखी ना सी ऑफ बीजे डॉट शो, तो ये दिस इज एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट एंड इट विल नॉट कंपाइल। तो अब आपने क्लियर करने के लिए कि भाई आप बेसिकली ए क्लास का शो कॉल करना चाह रहे हैं या कि बी क्लास का शो कॉल करना चाह रहे हैं, तो क्लियर करें आप उसको क्लास नेम लिख के। इस मसले का हल ये है। और क्लास नेम को आप मुझे पता है, आपको पता है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ यूज़ करते हैं इसके लेफ्ट पे, और आगे शो का फंक्शन लिखें। तो अब उसने आगे यही लिखा हुआ है कि आप लिखेंगे इस लाइन को, शो को किस क्लास का शो, कि OBJ डॉट ए कॉलन शो, यानी ए क्लास का शो मुझे कॉल करके दो। तो अब क्या होगा कि जब इस ऑब्जेक्ट से आप ये लिखेंगे तो ये इस शो को कॉल करेगा, ए क्लास की, इसकी बॉडी चलाएगा। और अगली लाइन में अगर आप ये देखें, मैं अब कह रहा हूँ बी क्लास का शो कॉल करके दो, तो अब वो इस बी क्लास में घुस के इसके शो को कॉल करेगा। ठीक है ना जी? और उसके बाद तो इसमें आपने एम्बिग्विटी जो थी कंपाइलर की वो ख़त्म कर दी, वो कन्फ्यूजन उसकी ख़त्म कर दी कि एक ही लेवल पे एक ही हायरार्की है, क्लास हायरार्की, और शो इधर भी पड़ा है और इधर भी पड़ा है, और इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इधर शो नहीं है सी में। तो अब वो कन्फ्यूजन जो उसकी है कि यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, किस शो पे जाऊँ, वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और AB वो क्लासेस के नाम जो हैं वो आपने यूज़ किए हैं ताकि उसकी वो कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बहरहाल ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ये कन्फ्यूजन जो है ये इस तरह से फिर आप स्पेसिफिकली उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। मसलन ये तो मैंने दोनों लिखी है ना, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि नहीं, अगर इधर शो इम्प्लीमेंट नहीं हो, अगर तो इस जगह अगर शो इम्प्लीमेंट नहीं होता सी में, तो फिर मुझे आप वो कहता है कि जो है ना बी का लेट से शो कॉल करके दो। ठीक है ना जी? तो जब बी का शो वो कहता है कि कॉल करके दो, तो फिर आप जो है क्या करोगे, आप उसको ये सेंटेक्स लिख के बता दोगे कि भाई मुझे ये वाला शो कॉल करके दो। ठीक है? और बस वो इस पे जो है ना वो आ जाएगा। बात समझ आ गई आपको? तो बहरहाल ये एक छोटी सी बात थी इसमें, जिसको मैंने जो कन्फ्यूजन थी, ये एम्बिग्विटी थी जो कंपाइलर को लाहक होती है, जो मैंने आपको यहाँ समझाना था। तो बहरहाल यहाँ इस टॉपिक का जो है वो टाइम भी ख़त्म हो गया है, टॉपिक भी क्लियर हो गया। तो इस लेक्चर में आज अगर हम इसको समराइज़ करें तो हमने जो पिछला ये लेक्चर और उससे पिछला था उसमें मैंने आपको इनहेरिटेंस के मानी, रियल लाइफ में उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो,
कैसे इस्तेमाल होती है, फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या है, छोटे छोटे कोड मैंने लिखे, फिर अभी जो है ना उसको जो है ना कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर स्पेशली उसकी कॉलिंग कैसे होती है, पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है क्लास हायरार्की में, फिर किसका होता है, फिर डिस्ट्रक्टर की कॉलिंग जो है ना समझाई इस लेक्चर में भी थोड़ा पिछले लेक्चर में भी। फिर उसके बाद ये बात हुई कि अगर ये कन्फ्यूजन जो भी आई ओवरराइडिंग के केस में, फंक्शन ओवरराइडिंग के केस में, तो जब कन्फ्यूजन आ जाए तो उस कन्फ्यूजन को फिर मैंने कहा कि आपको एक्सप्लिसिटली क्लियर करना पड़ेगा कि किस क्लास का जो है ना ये शो फंक्शन जो है वो कॉल आपने जो है करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारा जो है ना ये 2 लेक्चर आपके इनहेरिटेंस के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स और छोटे छोटे कोर्स से आपको वो जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना मैंने क्लियर करवा दी है। तो अब ये है कि इनहेरिटेंस का कोई भी रियल लाइफ का तस्वर आप C++ में बड़े इजीली इसको जो है ना आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन आपके हाथ में आए और उसको जो है ना कोड करने की ज़रूरत पड़ जाए, क्लास हायरार्की आपके सामने हो, तो आप उसको आसानी से जल्दी से किसी भी कंपाइलर पे C++ के बैठ के उसको कोड कर सकते हैं। तो बहरहाल इस लेक्चर को जो है यहाँ मैं रोकता हूँ। इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर है वो भी एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है हमारा C++ का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका टाइटल है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म पे थोड़ी हम डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद फिर हम फंक्शन टेम्पलेट्स वगैरह और फ्रेंड फंक्शन फ्रेंड क्लासेस वगैरह पे थोड़ी बात करेंगे, और उसके बाद फिर इस क्रैश कोर्स को जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है इसको हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो इस कोर्स में मैंने इंशाल्लाह आपको कवर करवा दिए हैं, और ये जो 2-3 नाम मैंने लिए हैं इंशाल्लाह ये भी मैं नेक्स्ट 2-3 लेक्चरों में करवा के आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला जो कोर्स का जो पोर्शन है वो जो है आपका वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल इस लेक्चर को जाके सुनिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए, इस छोटे छोटे कोड्स को अपने कंपाइलर पे चलाइए, उसके साथ प्ले करें और अपनी उसमें चेंजेस करें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर तक अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।